बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक 13.8 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है किरचॉफ्स रूल। इसको हम किरचॉफ्स रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं, बात एक ही है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रा इंपॉर्टेंस देख लें। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, यहाँ से MCQs भी आते हैं। एक एग्जाम्पल है और दो न्यूमेरिकल हैं। इसके साथ साथ ये एंट्री टेस्ट का बहुत ही मशहूर व मरूफ टॉपिक है। MD कैट, ECAT, ईटा, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लें, उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो लाजमन होता है। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत तवज्जो और गौर से समझना है, ताकि आप जो हैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से हल कर सकें। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर टाइम में ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये आपको समझा सकूँ। आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा हुआ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यहाँ से आपको दो सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल क्या है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओहम्स लॉ। सवाल ये है कि जब हमारे पास ओहम्स लॉ है तो हमें किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि हमें पता है कि ओहम्स लॉ जो है वो बहुत ही बेसिक जो है वो लॉ है जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो उसके होते हुए एक नए लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, कि किरचॉफ्स लॉ का हमें क्या फ़ायदा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आपने इन दोनों सवालों का जवाब जो है मुझसे सुन लेना है, उसको लिख लेना है। और ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कॉलेज में, एकेडमी में, बोर्ड के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास ओहम्स लॉ हमेशा वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास सिंपलेस्ट सर्किट हो, सिंपलेस्ट नेटवर्क हो। अब सवाल ये है कि सिंपलेस्ट नेटवर्क से क्या मुराद है। तो हम कहते हैं एक ऐसा सर्किट कि जिसके अंदर आपके पास जो सोर्स है वो सिर्फ एक लगा हो और रेजिस्टेंस जितनी मर्जी हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है इसके अंदर वोल्टेज सोर्स एक लगा हुआ है और रेजिस्टेंस मल्टीपल लगी हुई है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ओके, अब जो है हमारे पास दूसरा सर्किट, इस सर्किट को गौर से देखें। इन दोनों सर्किट्स में आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। तो एक ऐसा सर्किट कि जिसके अंदर मल्टीपल वोल्टेज सोर्स हों, EMF सोर्स हों, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स नेटवर्क। तो ये है जी इनका दरमियान फ़र्क। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप डिफ्रेंशिएट करें, आपके पास सिंपलेस्ट सर्किट और कम्प्लेक्स सर्किट में फ़र्क क्या है। तो आपने सिंपल कहना है कि सिंपल सर्किट वो होता है जिसमें वोल्टेज सोर्स एक ही हो, रेजिस्टेंस मल्टीपल हो। और कम्प्लेक्स नेटवर्क वो होता है कि जिसमें मल्टीपल आपके पास वोल्टेज सोर्स हों और रेजिस्टेंस भी आपके पास मल्टीपल हों या एक लगी हो, नो प्रॉब्लम। तो ये जनाब इनके दरमियान फ़र्क है। सिंपलेस्ट सर्किट सॉल्व होता है ओहम्स लॉ से, जबकि कम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर ओहम्स लॉ नहीं लगता, यहाँ पे आपके पास किरचॉफ्स रूल लगते हैं। तो ये आपने फ़र्क समझ लेना है कि कम्प्लेक्स नेटवर्क जो हैं वो हमेशा किरचॉफ्स रूल से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब जनाब हम बात करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट रूल, इसको हम KCL भी बोलते हैं, याद रखिएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट रूल, बात एक ही है। पहला इंपॉर्टेंट MCQ जो जहाँ से आ सकता है वो MCQ ये है कि ये है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यही MCQ MD कैट में आया था पिछले साल। ठीक है, बड़ा ही बेसिक और आसान सा MCQ है। दोबारा से सुन लें कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या हम इसको बोलते हैं कि किरचॉफ के जो पहला रूल है इसको हम किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी MCQ में आ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ़ नो सोर्स बोलते हैं बैटरी को, याद रखिएगा कि अगर कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कोई आपके पास कोई सेल नहीं लगा हुआ, और सिंक बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, सोर्स बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को, याद रखिएगा, और सिंक बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सोर्स या सिंक नहीं लगा हुआ तो क्या कहता है, देन चार्ज विल रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्ज जो है वो
कंजर्व रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी। गॉट द पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं जी इसकी स्टेटमेंट। इसकी जो स्टेटमेंट है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, एमसीक्यू में आ सकती हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, दो स्टेटमेंट्स हैं, बारी बारी हम एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है मीटिंग एट अ पॉइंट, इसीलिए हम इसको पॉइंट रूल बोलते हैं। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट शुड बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपके पास करंट एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी बात को हम एक और तरीके से लिखते हैं जो कि इसकी स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 में हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग इन अ पॉइंट। वंस अगेन देखें जी, पॉइंट का जिक्र है। सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग इन अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। कि एक पॉइंट है, जितना करंट उसकी तरफ फ्लो हो रहा है उतना ही उससे अवे फ्लो होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये किरचॉफ्स करंट रूल है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है कि सिग्मा आई शुड बी इक्वल टू जीरो। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जनाब आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें जी, आपके पास जो I1 है और जो I2 है ये एंटरिंग करंट है। ठीक है जी, ये पॉइंट है। जबकि I3 और I4 ये क्या हैं, ये लीविंग करंट है। यही वजह है कि मैंने लिख दिया I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4, और नीचे आपको समझाने के लिए लिख दिया कि I1 प्लस I2 एंटरिंग करंट है, जबकि I3 प्लस I4 ये क्या है, ये लीविंग करंट है। इसीलिए सम ऑफ एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइन कन्वेंशन, जो आपको एमसीक्यूज में आ सकती है और यहीं से आपने क्वेश्चन जो है वो गलत करना है। लिहाजा बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनना, क्योंकि एंट्री टेस्ट में इससे रेलेवेंट सवाल आते हैं। अब साइन कन्वेंशन सुन लें क्या होती है। करंट एंटरिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव, कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ जितने भी करंट एंटर हो रहे हैं, तो देखिए मैंने I1 को भी पॉजिटिव लिया है, मैंने I2 को भी पॉजिटिव लिया है। तो ये कन्वेंशन है, ये एक असूल है कि करंट एंटरिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है, करंट लीविंग फ्रॉम अ पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो करंट लीव कर रहे हैं, I3 I4 आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है। अब आप जरा इस डायग्राम पे तवज्जो करें, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे एंटरिंग करंट कौन से हैं, I1 और I2, लीविंग करंट कौन से हैं, I3 और I4। तो इसीलिए हमने मैथमेटिकल फॉर्म पहले ये लिखी, और अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3। माइनस क्यों, क्योंकि ये लीविंग है, प्लस माइनस I4 क्यों, क्योंकि ये लीविंग, शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये जी हमारे पास जो फर्स्ट रूल है किरचॉफ का वो हमारे पास एंड हो गया। एंड पे मैंने एक MD कैट का एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है कि जिसके ऊपर किरचॉफ्स करंट रूल लगता है। इस क्वेश्चन को गौर से देखें, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है एक स्क्वायर है, उसकी 4 साइडें हैं, 3 साइडों पे करंट एंटर हो रहा है। इस पॉइंट पे करंट कितना एंटर हो रहा है, 8 एम्पेयर, यहाँ पे 5 एम्पेयर, यहाँ पे 10 एम्पेयर। अब तवज्जो करें ज़रा कि यहाँ से 10 एम्पेयर एंटर हुआ, 2 एम्पेयर इधर चला गया और 8 एम्पेयर इधर चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है इस पे 8 एम्पेयर एंटर हो रहा है। अब ऊपर आ जाए, 2 एम्पेयर ऊपर गया, 8 एम्पेयर ये, यहाँ पे दोनों मिलकर कितना हो गया, 10 एम्पेयर। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 10 एम्पेयर। अब यहाँ पे ये करंट एंटर हुआ, ये भी एंटर हो रहा है, तो 10 और 5 दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 15। तो अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ कितना करंट फ्लो होगा, 15 एम्पेयर। 15 एंटर हो रहा है, 8 भी एंटर हो रहा है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, हमने कहा जी यहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए 23 एम्पेयर। गॉट द पॉइंट और नॉट। इसी तरह आप एक और तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ये कि देखें जी 8 एम्पेयर एंटर, 5 एम्पेयर एंटर, 10 एम्पेयर एंटर। तो आपने कहा जी 8 + 5 + 10 कितना हो गया, 23। तो 23 एम्पेयर एंटर हो रहा है, तो लीव भी 23 एम्पेयर ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जी हमारे पास क्या था, ये है जी हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। इसके बाद मैं किरचॉफ का सेकंड रूल आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा और फिर ये हम टॉपिक वाइंड अप करेंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लें और अब हम बढ़ेंगे लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब। स्टूडेंट्स, अब ये लेक्चर का इंतहाई अहम हिस्सा है कि जिसके अंदर मैं किरचॉफ सेकंड रूल को आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें हमने समझनी है वो है क्वेश्चन डोमेन
एमसीक्यूज, ठीक है। तो पहली बात यह है कि इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, इसको हम केवीएल भी बोलते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात कि ये एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अगली बात, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लूप और मैश रूल। ये चीज एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू में हम पूछते हैं कि इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं, इसको हम मैश बोलते हैं क्लोज पाथ को, ठीक हो गया। तो ये क्लोज पाथ के ऊपर लगेगा। याद रखिएगा जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है वो लगता है पॉइंट्स के ऊपर, जो किरचॉफ सेकंड रूल है वो लगता है क्लोज पाथ के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कोई बंदा आपसे ये भी पूछ सकता है जी कि इन दोनों लॉज में डिफरेंस क्या है, तो आपने कहना जी पहला लॉ लगता है पॉइंट्स के ऊपर जबकि दूसरा लगता है क्लोज पाथ के ऊपर। अब ये आपके सामने एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है, इसी को हम डिस्कस करेंगे, यही हमारी केस स्टडी है। अब गौर से देखो, इसके अंदर दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, दो ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं, E1 और E2। इसी तरह दो आपके पास जो है रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो हम सर्किट को देखते साथ कहते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें दो आपके पास सोर्स लगे हुए हैं। गॉट द पॉइंट। तो यही वजह है कि हमने कहा जी कि अब इसके ऊपर ओहम्स लॉ नहीं लगेगा, इसके ऊपर किरचॉफ्स रूल लगेंगे सॉल्व करने के लिए। हमने इस सर्किट को सॉल्व करना, ओके। लेकिन कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो पहले आपको आने चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, पहले आपको मैं असूल सिखा रहा हूँ। आप उन असूलों को सीखोगे तो आपको ये सर्किट सॉल्व करना जो है इंतहाई आसान होगा। पहला जो कंसेप्ट है C1 मैंने लिखा हुआ है, ये है बैटरीज कनेक्शन। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि अगर बैटरीज इस तरह से लगेंगी तो हमने किस तरह से उसका फाइनल वोल्टेज लेना है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर बैटरी सीरीज में लगी हों, इस तरह से लगी हों कि पहली बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, तो टोटल वोल्टेज आती है इन दोनों को ऐड करके। लेकिन अगर एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा हुआ है, सच दैट कि उनमें से एक बैटरी जो है वो बड़ी है, तो आपने नेट वोल्टेज लेना है, बड़ी बैटरी के वोल्टेज में से छोटी बैटरी के वोल्टेज को माइनस कर देना है। ये बात ये आपने याद रखनी है। और देखो गौर से, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। E1 का पॉजिटिव E2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और यहाँ हमने जो अजम्पशन ली हुई है वो ये है कि E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है। तो जो नेट वोल्टेज आएगा इसका वो क्या आएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ओके। अब आगे आ जाए सर्किट करंट। अब सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करेगा, और सर्किट के अंदर करंट कौन फ्लो करवाएगा, तो उस बात का जवाब है कि सर्किट के अंदर जो बैटरी होगी उसने करंट फ्लो करवाना है। लेकिन यहाँ तो दो बैटरीज लगी हुई हैं, तो अब कौन सी बैटरी करंट फ्लो करवाएगी? हमने कहा कि इस केस में जो आपके पास बड़ी बैटरी होगी जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अब उसने सर्किट करंट को कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी E1 चूँकि बड़ी बैटरी है, इसका वोल्टेज ज़्यादा है, लिहाजा E1 ने अब सर्किट करंट कंट्रोल करना है। और मैं कहता हूँ कि ये जो करंट है ये पॉइंट A से लेके ऐसे एक क्लोज पाथ में ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट है I, ये सर्किट करंट है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा कॉर्नर से करंट लो, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी और ना ही आप गलती करोगे। कोशिश करें कि आप हमेशा एक कॉर्नर से आप करंट को चलाओ। तो देखो मैंने करंट को चलाया है पॉइंट A से, ठीक है। आप इसको B से भी चला सकते हो, C से भी, D से भी, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने यहाँ पे करंट को A से हमने चलाया है, A से इस तरह B, B से C, C से D और फिर A, इसने क्लोज पाथ बनाना है। गॉट द पॉइंट। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देयर विल बी अ लूप करंट flowing in a circuit, the direction of current will be controlled by the battery or net voltage of the circuit, okay। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने जनाब साहब पोटेंशियल चेंजेस की बात करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेंशियल चेंजेस लेनी है। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के लिए अब देखो, ये आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और चार्ज फ्लो होना है। चार्ज जब किसी टाइम में फ्लो होता है तो उसको हम करंट बोलते हैं। तो जब बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ आप जाओगे तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस, कि हमें पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये होता है हाई पोटेंशियल पे, और जो नेगेटिव है ये होता है लो पोटेंशियल। तो इसकी मिसाल आपने सिंपल ये याद रखनी है कि ये हाई पोटेंशियल है, और अगर ये ऐसे मूव करेगा डाउनवर्ड तो ये लो पोटेंशियल। तो जब आप हाई से लो की तरफ जाते हो तो आप एनर्जी वेस्ट करते हो, आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। बात समझ रहे हो? एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी जो है वो लग रही है, खर्च हो रही है। यही वजह है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, जब मैं एनर्जी चेंज लूँगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो यही बात आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। भूलना नहीं है
कि जब भी एक ईएमएफ सोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांसवर्स होगा तो चेंज इन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। ये देखें जी, मैंने यहाँ पर माइनस ई डेल क्यू लिया है, ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसका उल्ट कर लो, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, अगर आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो आपने एनर्जी गेन की है, आपका पोटेंशियल चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात पे ही ये सर्किट सॉल्व होना है। इस बात को दोबारा सुन लें कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, एनर्जी लॉस्ट होगी और पोटेंशियल चेंज आएगा नेगेटिव। इसी तरह अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आप एनर्जी को गेन कर रहे हैं, एनर्जी गेन का मतलब है कि पोटेंशियल चेंज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर आ जाए तो देखें ये रेजिस्टेंस है, अब ये बिलफर्ज एक मार्कर है तो आगे रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या होना है, इसको जो है अपोजिशन फील होनी है। तो जब अपोजिशन फील होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। ये प्रॉपर तरीके से देखें, एक ये ऐसे गिर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे गिरे तो देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इसको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। यही वजह है कि जब भी करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर आएगा तो पोटेंशियल चेंज आपने नेगेटिव लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लो कि जब भी करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर आएगा तो पोटेंशियल चेंज हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ, और अगर उल्ट हो जाए तो वाइस वर्सा आपने कर लेना, वो बहुत कम केसेस में इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा। फिल वक्त आप ये याद रखें कि अगर करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर आ गया तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लेनी है। ओके, ये थे जी सारे कंसेप्ट। अब हम आते हैं स्टेटमेंट की जानिब, जो कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है और अभी तक हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया। तो किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, कि आपके पास जो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस हैं वो जीरो होगी। दूसरे लफ्जों में हम सिंपल ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के जितनी एनर्जी होगी उतनी ही हमारे पास जो है वो अवेलेबल होगी, एनर्जी ज़ाया नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। इसकी एक स्टेटमेंट और है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस, कि जितनी भी वोल्टेज चेंजेस होती हैं एक क्लोज पाथ में वो भी ज़ीरो होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल ये कहूँगा कि जितनी एक बैटरी वोल्टेज दे रही है उतनी ही वो इस्तेमाल होनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये भी जनाब वही बात हो गई कि जितनी एक चीज़ अवेलेबल है उतनी ही खर्च होनी। तो ये आ गया जी उसका मैथमेटिकल फार्मूला, सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा डेल ई इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा डेल वी ये शो कर रहा है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस, सॉरी ऑल द वोल्टेज चेंजेस, और सिग्मा ई शो कर रहा है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है जी, एनर्जी चेंजेस जो भी। अब मैं अप्लाई करने लगा हूँ KVL ऑन लूप ABCD, ये एक क्लोज पाथ है ABCDA, यहाँ से मैंने शुरू करना है। अब मेरा करंट कहाँ से चल रहा है, गौर से देखो, A से। करंट की डायरेक्शन में क्या आ गया, बैटरी, और बैटरी में आप किधर से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बात समझ आइए। तो जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, एनर्जी गेन करेंगे तो पोटेंशियल चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमने कहा जी ये आ गया प्लस ई डेल क्यू। गॉट द पॉइंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद जी आगे चलें, देखें जी करंट की डायरेक्शन में आगे क्या आ गया जी, रजिस्टर। जब करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर आता है तो पोटेंशियल चेंज क्या लेनी है, नेगेटिव। ये बात मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 है और चार्ज आपके पास डेल क्यू है, तो हमने कहा जी माइनस आई R1 डेल क्यू। ये आगे जी पोटेंशियल चेंज अक्रॉस, एनर्जी चेंज अक्रॉस R1। अब देखते जाएं, इसके साथ साथ चलते जाएं, आगे आ गया जी बैटरी E2। अब देखें जी बैटरी में क्या हो रहा है, अब हम किधर से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाई से लो की तरफ। तो एनर्जी चेंज क्या होगा आपके पास, हाँ जी बोलें ज़रा, शाबाश, एनर्जी चेंज क्या होगा, नेगेटिव। तो जब एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा तो हमने कहा जी माइनस E2, यहाँ पे E1 आएगा चूँकि E1 थी बैटरी, माइनस E2 डेल क्यू। गॉट द पॉइंट। अब देखते जाएं जी, इसके आगे क्या आ गया, इसके आगे आ गया जी फिर एक रजिस्टर, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर है क्योंकि करंट ने इस तरफ जाना है, तो आगे रजिस्टर आ गया। तो वंस अगेन पोटेंशियल चेंज क्या लेनी है, नेगेटिव। करंट क्या है, I, ठीक है जी। रेजिस्टेंस कितनी है, R2, हाँ जी। यहाँ पे क्या आ गया, डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। सब में डेल क्यू क्या आ रहा है, कॉमन, तो डेल क्यू कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, ठीक है जी, इज इक्वल टू जीरो। डेल क्यू को दोनों साइडों पे क्या करो, डिवाइड कर दो, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया,
E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो ये है जी हमारे पास फाइनल लूप इक्वेशन जो कि आपसे पूछी जा सकती है एंट्री टेस्ट में कि ये सर्किट दिया होगा और वो कहेगा लूप इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड रूल कि जिसके अंदर हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि पोटेंशियल चेंजेस कैसे लेनी है और लूप इक्वेशन कैसे लिखनी है। अब आप गौर से देखो कि E1 माइनस E2 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव आ रहा है ही नहीं आ रहा? हमने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। इसको अगर मैं ज़्यादा अच्छा करके लिखूँ तो मैं सिंपल इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि E1 माइनस E2 शुड बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल चेंज होगा, जितना आपके पास वोल्टेज सर्किट के अंदर होगा E1 माइनस E2 करके, उतना ही रजिस्टर ने इस्तेमाल करना है। बात समझ रहे हैं कि जितना पोटेंशियल बैटरी दे रही है उतना ही पोटेंशियल सर्किट के अंदर मौजूद रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि वोल्टेज चेंज क्या है? 0 है। बिलफर्ज अगर बैटरी दे रही है 10 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट इन दोनों रजिस्टर्स ने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो यही वजह है कि जब 10 वोल्ट इस्तेमाल हो गया तो डेल वी 0 आ गया। तो हमारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या हो गए? वो फुलफिल हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर के हवाले से कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।